हे गाइस, हम लोग की ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास चली तो पंचायत अधिकारी में जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या है वो चल रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत निर्वाचन में जो भूमिका है उसको पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियाँ, ये तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों की समितियाँ और उनके कार्य को पहले देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था में 4 प्रकार की समितियों का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, वो 4 प्रकार की जो समितियां हैं, जिस तरह स्थायी समिति हो गई, संयुक्त समितियां हो गई, भूमि प्रबंधन समितियां हो गई और अन्य विभाग द्वारा जो गठित समितियां हो गई। ठीक है, तो स्थायी, संयुक्त, भूमि प्रबंधन और जो विभागों के द्वारा गठित समितियां। तो स्थायी समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्थायी समितियां हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 1947 की धारा जो 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का गठन करेगी। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि पहले तो हमें पता ही कि जो हम लोग का ये चल रहा है पंचायती राज का, वो किसके 1947 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है, तो उसी की अधिनियम संख्या क्या बोला 26। इतना नहीं ध्यान रखना, उनको धारा याद रखनी है, धारा 29। उसके द्वारा जो शक्तियों का प्रयोग करके ये बोला गया है कि राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का गठन करेगी। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के गठन और कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा जो धारा 29 में ग्राम पंचायत की समितियों के संगठन संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो वो पूरा डेट दिया, इतना नहीं, क्योंकि ये हम लोग ने मैंने उसकी साइट से निकाला है, इस वजह से इसका है। ठीक है, तो इतना डीप हमें नहीं जाना है। स्थायी समितियाँ 6 प्रकार की हैं। ठीक है, ये वहाँ पे जो मुख्य रूप से समितियाँ 4 प्रकार की बोली, ठीक है, वैसे और भी हैं, लेकिन अब स्थायी समितियों में जो 6 प्रकार की समितियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो ये हम लोग इम्पॉर्टेंट है। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ग्राम पंचायत पेयजल और स्वच्छता समिति। ठीक है, तो सबसे पहले नियोजन एवं विकास समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस समिति का सभापति कौन होता है? प्रधान होता है। जो मतलब नियोजन विकास समिति है, तो इसमें जो सभापति जो मतलब मुख्य होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधान होता है। इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी होते इसमें शामिल होते हैं, जिनमें से जो एससी हो गए, एसटी हो गए, महिला हो गई, जो ओबीसी वर्ग हो गए, उसके एक एक सदस्य उसमें होना आवश्यक है। एससी, एसटी, महिला वर्ग और पिछड़े वर्गों का एक एक सदस्य होना इसमें आवश्यक है। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना है। साथ ही कृषि हो गया, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। किसका? नियोजन और विकास समिति का। विकास रिलेटेड नाम से ही समझ में आ जाएगा। शिक्षा समिति, नियोजन और विकास समिति की तरह इस समिति का भी जो सभापति जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी होते हैं, जिसमें वही एससी, एसटी, पिछले वर्ग के एक एक सदस्य का होना आवश्यक होता है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? शिक्षा ही से होगा। तो शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि संबंधी कार्य अपने भागीदारी को सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक समिति के बारे में बोल रहा है, तो नियोजन विकास समिति और शिक्षा समिति की तरह ही इस समिति का सभापति भी कौन होता है? प्रधान ही होता है। ठीक है, इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। एससी, एसटी, महिला और पिछड़े वर्ग के एक सदस्य इसमें होना आवश्यक होता है। तो इसमें बोला गया है कि इस उद्देश्य में समझे तो जो तीनों समितियों का सभापति क्या होता है? प्रधान। मतलब वही कहने का मतलब प्रशासनिक समिति हो गई, शिक्षा समिति और जो नियोजन विकास समिति, इन तीनों का सभापति कौन होता है? प्रधान ही होता है। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधी समस्त विषयों की देखरेख करना, राशन की दुकान संबंधी व्यवस्था को देखना है। ठीक है, तो मतलब शासन से संबंधित है, तो उसका बोला गया जैसे राशन की दुकान संबंधी कोई भी व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था है तो उसकी देखरेख करना है। निर्माण कार्य समिति, इस समिति के सभापति को ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा नामित किया जाता है। देखो, अभी तक प्रधान था, ठीक है, इसमें बोला इस जो समिति के सभापति उन ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा नामित किया जाता है। ग्राम पंचायत कोई भी सदस्य जिससे सभी सदस्य की स्वीकृति से नामित किया जाए वो उसका सभापति के रूप में समिति का संचालन करेगा। निर्माण कार्य, ठीक है,
इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, वही है मतलब कि SC/ST महिला और पिछड़े वर्ग के सदस्य होना आवश्यक। बस प्रमुख ये है कि इसमें जो प्रमुख चुना जाता है, जो सभापति चुना जाता है, वो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी निर्माण से रिलेटेड निर्माण कार्य करवाना, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य और कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति की तरह भी इस समिति के जो सभापति होते हैं उनको ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा नामित किया जाता है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जिसे सभी सदस्यों की स्वीकृति से नामित किया जाए, वह सभापति के रूप में समिति का संचालन करेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है जो स्टार्टिंग की 3 समितियां बताई, तो उसमें प्रधान था। और यहाँ पे स्वास्थ्य और जो निर्माण कार्य समिति है, इसका जो भी पंचायत जिसको चुनेगी, ठीक है, वो होगा और पूरा सब वही है। इसका कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य है तो चिकित्सा से रिलेटेड, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी कार्य, समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन करना है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण संबंधी कार्य में इस समिति द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत पेयजल और स्वच्छता समिति। निर्माण कार्य समिति स्वास्थ्य कल्याण समिति की तरह इस समिति के सभापति भी जो होते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा नामित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जिसे सभी सदस्यों की स्वीकृति से नामित किया जाए, वो सभापति के रूप में समिति का संचालन करेगा। इसके साथ ही 6 अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक होता है। इस समिति का मुख्य कार्य राजकीय नलकूपों को संचालन करना और पेयजल संबंधी कार्य करना है। निगरानी समिति जो है, एक अलग से एक समिति और है जिसका निगरानी समिति नाम है। तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्कीमों और अन्य जो कार्यकलाप है उनकी देखरेख के लिए निगरानी समितियों का गठन का अधिकार है। भाई जो काम करने जा रहे हैं, काम किए जा रहा है, तो वो सही से हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कोई निगरानी करने के लिए होना चाहिए, तो निगरानी समितियों के गठन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा जो किए जा रहे कार्य स्कीम है, तो किसको, ग्राम सभा को। निगरानी समिति को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। इन निगरानी समितियों के सदस्य मुखिया, उप मुखिया और ग्राम सभा पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़ के ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई ग्राम पंचायत के ही कार्यों का देखरेख करने के लिए निगरानी समिति है, तो फिर जाहिर से उसके सदस्य तो नहीं होंगे। तो वही बोला गया है, जो मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, तो उनको छोड़ के जो भी ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य हैं, तो मतलब निर्वाचित सदस्य कुछ अन्य सदस्य ग्राम सभा कोई भी सदस्य हो सकता है। समितियों की बैठक का कोरम क्या है? समितियों की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। समितियों के सचिव ग्राम पंचायत ही होंगे। ठीक है, प्रत्येक समिति का एक कार्रवाई रजिस्टर होगा जिसमें बैठक की कार्रवाई दर्ज की जाएगी। और संयुक्त समितियों की बात करें, ठीक है, जो 4 समितियों की बात हुई थी, तो उसमें से पहले तो हमने स्थायी समितियां पढ़ ली, उसमें से 6 प्रकार की समितियां थी। अब है संयुक्त समितियां, तो इसका गठन 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के विशेष कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के, क्योंकि संयुक्त के नाम से आप समझ जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया, इसका कार्य पूर्ण होने के बाद भंग कर दिया जाता है। भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम राजस्व समिति। भूमि प्रबंधन समिति का गठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 28 का के अंतर्गत किया गया है। इसकी धारा कौन सी? 28 है। ये समिति ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि के प्रबंधन, देखभाल, संरक्षण, नियंत्रण का कार्य करती है। इसका अध्यक्ष प्रधान, इसका सचिव लेखपाल एवं समस्त वार्ड सदस्य इसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अन्य विभागों द्वारा जो गठित समितियों की बात करी, समय समय पर विभागों के द्वारा कार्यों की भली प्रकार से संचालित करने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है, जैसे नियोजन, विकास, जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति हो गई, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति हो गई, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति हो गई, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेयजल और स्वच्छता समिति हो गई, शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत स्कूल या विद्यालय के प्रबंधन के लिए जो समिति हो गई। ओके, ग्राम पंचायत का जो गठन है, जो धारा 12(1) है, 12 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय या 12 का भी लिख के आ सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत से एक प्रधान और कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की देखिए,
जो उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 उसकी धारा 12 के अनुसार हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, वही कहने का मतलब है। तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा। धारा कौन सी है? 12 है। इसीलिए जो व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य है वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो ग्राम सभा का सदस्य है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सदस्य ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के सदस्य हों, लेकिन जो ग्राम पंचायत का सदस्य है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा, क्योंकि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति ही ग्राम पंचायत है। संख्या पंचायत क्षेत्र में आबादी के अनुसार निम्न प्रकार से दी गई है। किसकी? पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार। तो 500 तक की जनसंख्या पर 5 सदस्य हैं। 501 से 1000 में 9 सदस्य हैं। ये सदस्य ध्यान रखने हैं हम लोग को। 1001 से 2000 तक वाले में 11 है। 5 9 11 ऑड चल रहा है। ठीक है। 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पे 13 सदस्य हैं। 3001 से 5000 या उससे अधिक की जनसंख्या पे 15 सदस्य हैं। ठीक है। 500 वाले में 5, 500 से 1000 में 9, 1000 से 2000 में 11, 2001 से 3000 में 13 और 3001 से 5000 या उससे अधिक वाले में 15 सदस्य होते हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यकाल होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है। पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इसीलिए उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी मिलता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। कितना इम्पॉर्टेंट है? जो ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको? ग्राम प्रधान का होता है। तो जो बैठक के लिए जो मतलब बोला गया है उपस्थिति कितनी? 5वें भाग की जरूरी है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से या यदि बैठक बुलाने की मांग करते तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान को निर्वाचित किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। तो बैठक बुलाने की मांग करते हैं, 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान की बैठक आयोजित करनी होती है। ठीक है। कितने? 1/3 सदस्य किसी भी समय का हस्ताक्षर लिखित रूप से कर दें तो। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की तरह अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सकता तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को प्रधान नामित कर सकता है। प्रत्येक ग्राम सभा अपने में से एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए प्रधान नियुक्त करता है। उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रधान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत के माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी और बैठक सार्वजनिक स्थान पर होगी। तो कुछ नोट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने, कम से कम जैसे 5 दिन पूर्व जो सूचना दे देनी है, ये भी आपको याद रखना है। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रखंड मतलब ब्लॉक ही आपने पहले ही पढ़ लिया। ब्लॉक स्तर पर जो गठित निकाय होता है पंचायत समिति कहलाती है। प्रत्येक प्रखंड में पंचायत समिति की स्थापना होती है। उसके नाम से उस प्रखंड उस ब्लॉक के नाम पर रखा जाता है। जो समिति उसका नाम उसी प्रखंड के नाम पे रखा जाता है। इसे कई राज्यों में जनपद पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। पंचायत समिति के प्रमुख प्रखंड प्रत्येक पंचायत के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है पंचायत समिति का सदस्य होता है। प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। उसी प्रखंड के निवासी जो विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सदस्य हैं भी इसके सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा और जो राज्यसभा का है वो तो इसके बोले गए हैं, राज्य विधानसभा हो गई और जो संघीय लोकसभा हो गई उसके, और यहाँ ठीक है विधानसभा की बात कर रहा है वो, और जो संघीय लोकसभा हो गई उसकी बात कर रहा है। उसी तरह विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। प्रखंड के निवासी जो उस पे हैं के सदस्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपने इतना पूरा इसका टॉपिक पढ़ा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कठिन नहीं है, इसमें कुछ रटने वाला नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब कितने दिन के अंदर बैठक बुलानी चाहिए, कितने दिन सूचना देनी चाहिए, ये सारी बस छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। तो आज अपने ग्राम पंचायत का गठन, पंचायतों की समितियाँ मिली, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।